चलो भैया, अब ये अपन पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखो ये जो है, ठीक है, कौन सा पार्ट है अपना, चैप्टर 4 समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय एवं रोजगार निर्धारण, 1 नंबर के 6 क्वेश्चंस। 1 नंबर के कितने आ रहे हैं, 6 एमसीक्यू, और आपके 2 नंबर के कितने आ रहे हैं, 3, इसलिए 12 नंबर का ये चैप्टर है। सुनो, चैप्टर में सब कुछ यहीं से पूछा जाएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, परंतु उसको लॉजिक लगा के पूछा जाएगा। आपको मैंने कीवर्ड लिखा हूँ, क्वेश्चन आपको मैं बाद में प्रोवाइड कराऊंगा पूरी जैसी, ठीक है। अभी आप दिमाग लगा लें, जैसे कि यहाँ उपभोग प्रवृत्ति लिखा है, कंज्यूम प्रोपेंसिटी लिखा है, तो ये सब दिमाग लगाइए, ये मैंने कीवर्ड लिखा है, इसके बाहर कुछ आने का है ही नहीं, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो चैप्टर है अपना क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। सबसे पहली बात तो ये जो है, जैसे एक हमारे प्रोफेसर थे JV से, ठीक है, तो उन्होंने बाजार का नियम बनाया था, ठीक है, मांग का नियम, बाजार का नियम बनाया था। तो उनके हिसाब से उनका विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, परंतु लॉर्ड किन्स जब आए तो उन्होंने उनके नियम का विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर हम देखें तो समाज में पूर्णतः तरीके से पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है, अर्थात ये कहना उचित नहीं होगा कि समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, अर्थात समाज में अब पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है। तो ये उन्होंने क्या कहा इस चैप्टर में बताया, और आय और एवं रोजगार सिद्धांत बनाया, उसका निर्धारण किया और उसके बारे में यहाँ पर बताया। किसने, लॉर्ड किन्स ने। उनका पूरा नाम क्या है, लॉर्ड किन्स। उन्होंने कुल मांग और पूर्ण रोजगार में स्वतः साम्य स्थापित नहीं हो सकता, पूर्ण रोजगार की स्थिति मुश्किल से पाई जाती है, अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है, स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव रहता है। इसी तरीके से उनका कुल मेन मोटिव क्या था, उनका मेन मोटिव ये बताना था कि समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है, समाज में अनैच्छिक बेरोजगारी भी पाई जाती है। तो इसी चैप्टर में वही हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक उठा रहे हैं हम समग्र मांग, जिसके बहुत सारे नाम हैं, जिसको सामूहिक मांग भी कहते हैं, जिसको कुल मांग भी कहते हैं, जिसको समग्र मांग भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसके नाम हैं, आप लोग देख लें। सबसे पहले तो आपको मालूम होगा डिमांड क्या होगी, डिमांड और पूर्ति क्या होगी, ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। डिमांड जो अपन लोग करते हैं, व्यक्ति लोग जो आवश्यकता की वस्तु को लेते हैं वो क्या होती है, उनकी डिमांड होती है, और जो देते हैं वो पूर्ति करते हैं। तो मार्केट में डिमांड और क्या होती है, पूर्ति चलती है, ठीक है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं समग्र मांग किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, आज का जो टॉपिक होगा तो उसे मांग को तुम एक प्रकार से एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि जब तुम किसी वस्तु की मांग करोगे तो क्या खर्च करोगे, पैसे। तो एक प्रकार से मांग को अब हम एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी मांग को अपन पूरी करेंगे तो क्या खर्च करोगे। अगर धोखे से क्वेश्चन ऐसा आ गया कि समग्र व्यय क्या है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, समग्र मांग का ही आंसर लिखना है। इज दैट क्लियर। तो समग्र मांग बोल दिया उसने, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोल दिया, तो घबराना नहीं, आंसर यही है। इज दैट क्लियर। तो चलते हैं, समग्र मांग किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में देखो, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का ही लेन देन किया जाता है और उसी पर जो व्यय होता है, ठीक है। अब देखते हैं समग्र मांग किसे कहते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था और वस्तुओं सेवाओं और कुल व्यय, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में जब संपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं पर जितना भी व्यय किया जाता है, जितना भी खर्चा किया जाता है, जैसे भारत देश हमारी यहाँ पर एक क्या है, ये अर्थव्यवस्था। अब ये अर्थव्यवस्था में क्या बनेगी, वस्तु और सेवा बनेगी, और उस पर लोग क्या करेंगे, पैसे को खर्च करेंगे, ठीक है। तो उसे ही कहेंगे हम क्या, समग्र मांग। तो क्या लिखेंगे, जब किसी अर्थव्यवस्था में या जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं पर जो खर्चा किया जाता है, जो व्यय किया जाता है, उसे समग्र मांग के नाम से जाना जाता है। और समग्र मांग को सामूहिक मांग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब समग्र मांग में क्या देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है, उपभोग मिलेंगे, विनियोग मिलेंगे, शुद्ध निर्यात के व्यय मिलेंगे। कि भाई साहब ये जो समग्र मांग है इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें उपभोग शामिल होगा। उपभोग का मतलब समझ रहे हैं, किसी वस्तु को खरीद के उसका उपयोग करना। इसमें विनियोग शामिल होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट शामिल होगा। इसमें शुद्ध निर्यात के व्यय शामिल होंगे, ठीक है। तो ये
ये तीन चीज जो है वो समग्र मांग में क्या होगी, शामिल होगी, या फिर हम कह सकते हैं समग्र खर्चे में या समग्र व्यय में क्या होगी, शामिल होगी। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उस व्यय या खर्चे को समग्र मांग या सामूहिक मांग या समग्र खर्चे कहा जाता है। समग्र मांग में विनियोग, उत्पादन और शुद्ध निर्यात शामिल होता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो हो पाएगा कि बताइए, इज दैट क्लियर? तो समग्र मांग अगर आगे देखो भाई 2 नंबर का आ रहा है, हमको 30 शब्द में लिखना है। कितने शब्द में लिखना है? 30 शब्द में लिखना है। लिख पाओगे कि नहीं? ठीक है। तो समग्र मांग का मतलब क्या होता है? अरे समग्र मांग का मतलब होता है आपका विनियोग, ठीक है, और ये उपभोग और ये शुद्ध निर्यात। नहीं समझ में आई तो तीनों चीजों का जो योग होता है उसको क्या कहते हैं? समग्र। इज दैट क्लियर? ओके, तो लिख पाएंगे अर्थव्यवस्था में, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय या खर्चा किया जाता है उस व्यय या खर्चे को ही समग्र मांग या समग्र खर्चे कहा जाता है। समग्र मांग में उपभोग, विनियोग और शुद्ध निर्यात शामिल होता है। ये हो गया समग्र मांग, यानी वस्तु और सेवा पर किया जाने वाला खर्चा। इज दैट क्लियर? इंग्लिश में भी मैंने आपको यहाँ पर टोटली बना दिया, पूरा लिख दिया हूँ। एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन all goods and services in the economy, thus the aggregate demand is also known as the aggregate expenditure। ठीक है ना? जो होल इकोनॉमी में जितने भी आप एक्सपेंसेस करोगे फॉर ऑल गुड्स एंड कमोडिटीज, तो ऑल जो एक्सपेंसेस है, सम ऑफ एक्सपेंसेस है, उस एक्सपेंसेस को ही हम एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो समग्र मांग क्लियर हुई कि नहीं बताइए मुझे। एग्रीगेट डिमांड सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज आल्सो नॉन एज अ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो क्या लिखेंगे? इट इज द एक्सपेंडिचर बिकॉज द स्पेंड फॉर द ऑल कमोडिटीज एंड सर्विसेज इन द होल इकोनॉमी, क्योंकि यह एक प्रकार का व्यय होता है जो कि होल इकोनॉमी की वस्तुओं और सेवाओं पर क्या किया जाता है? स्पेंड किया जाता है, खर्च किया जाता है। इसीलिए इसको एग्रीगेट क्या कहते हैं? डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। देखो भाई, जैसे मैंने इंग्लिश में बनाया, कोई जरूरी नहीं तुम ऐसे ही बनाओ, तुम अपना लॉजिक लगाओ ना यार, बात होती है खत्म। क्या लिखोगे? एक्सपेंडिचर डिमांड इज आल्सो नॉन एज अ एग्रीगेट डिमांड। Aggregate demand is also known as a aggregate expenditure. This expenditure are spent on the all goods on the services of the economy. ठीक है? This type of expenditure is called aggregate expenditure या फिर aggregate demand. The included components are the aggregate expenditure is क्या? Consumptions, investment and net export। net export ऐसे करके आप लोग अपने तरीके से लिख सकते हैं। कोई डाउट किसी को? ठीक है, एक क्लियर हुआ कि नहीं? चलो नीचे आए, अब देखते हैं समग्र मांग के अवयव कौन कौन से। अरे यही तो लिखे थे अवयव, यही तो है, वो देख लो 2 चार्ट को यहाँ पे लिखे। देखो ये अलग से आएंगे और 100% गारंटी, 101% यहाँ से आएगा ही आएगा 100% गारंटी। ये 4 में से एक नाम परीक्षा में आ रहा है, 100% आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समग्र मांग के अवयव कौन कौन से हैं? तो समग्र मांग के अवयव ये है, देखिए, विनियोग मांग, सरकारी मांग या व्यय। देखो मांग को यहाँ पर व्यय लिया जा रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, सरकारी मांग, शुद्ध निर्यात, उपभोग, शुद्ध निर्यात, घरेलू उपभोग। ना समझ में आए तो ये तो है यार 300 यार, उपभोग, विनियोग और देखिए शुद्ध जो आपके समग्र मांग है उसके 2 ही अवयव होते हैं, एक होता है उपभोग और दूसरा होता है विनियोग। क्या होता है? विनियोग। इज दैट क्लियर? ओके। और अगर आप 4 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये 4 लिखें। अरे घरेलू उपभोग मतलब ये है यार, क्या? उपभोग। विनियोग मतलब क्या है? ये है विनियोग, समझ रहे हैं? वही है। निर्यात यही नहीं छुपा हुआ है, देखो ये यही तो पढ़ा दिया मैंने आपको।
तो अगर क्वेश्चन आया कि समग्र मांग के अवयव लिखिए तो आपको 4 नाम लिख के आना है, बात होती है। इज दैट क्लियर? एग्रीगेट, अगर मान लीजिए यहाँ पर आ गया कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो ये 4 आपको नाम लिखना है। परंतु इन्हीं में से देखो नाम बस लिख के आना, 2 नंबर का है, परंतु अगर मीनिंग आ गई तो आपको मीनिंग लिख के आना पड़ेगा। जैसे इधर देखिए, पहला घरेलू उपभोग मांग, इसे हाउस होल्ड कंजप्शंस डिमांड आर एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। देखो यहाँ मांग का मतलब क्या है, डिमांड का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर। अब किसे कहेंगे, बहुत ही आसान, घरेलू उपभोग मांग। अरे घरेलू में कौन लोग आते हैं बताइए, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में कौन आएंगे, फैमिली, फैमिली में कौन आएगा, परिवार, कौन आएंगे, परिवार। तो अब किसे कहेंगे, बहुत अच्छे समझो, घरेलू उपभोग मांग या हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड आर एक्सपेंडिचर। ये देखो पूरा टोटल बैच पढ़ रहे हैं भाई, एक्सपेंडिचर ही पढ़ रहे हैं यार। डिमांड बोले तो एक्सपेंडिचर, जैसे ही तुम्हारी डिमांड पैदा होगी वो खर्चा है ना, उस डिमांड को आप पूरा करोगे तो क्या क्या देना पड़ेगा, पैसे, मतलब खर्चा ही हो ना, तो डिमांड मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, बहुत ही आसान। घरेलू उपभोग मांग, हाउस होल्ड कंजस्टन डिमांड आर एक्सपेंडिचर, यह भी एक प्रकार का एक्सपेंडिचर। अरे वह जो किसके द्वारा किया जाता है, अरे घरेलू बोले तो डोमेस्टिक, परिवार, परिवार। अभी बताओ परिवार की क्या आवश्यकता नहीं होगी, हर चीज आवश्यकता होगी, रोटी कपड़ा मकान, गाड़ी बंगला, मोटर कार, समझ रहे हैं आप, हर चीज तो होगी, मोबाइल लैपटॉप। अरे ऐसी कौन सी आवश्यकता नहीं है परिवार में जो नहीं होती होगी, सब चीज चाहिए, सब चीज चाहिए, और उसी पे क्या करना पड़ेगा, खर्चा। तो वही तो है क्या, घरेलू मांग। अरे सिंपल यार, क्या लिखेंगे, घरेलू मांग, घरेलू उपभोग मांग एक ऐसी मांग होती है, यह एक इस प्रकार का व्यय होता है जो निवासी परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो निवासी परिवार, देश में रहने वाले जो निवासी परिवार होते हैं, उन परिवारों की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो व्यय किया जाता है, उस व्यय को हम घरेलू उपभोग मांग या घरेलू उपभोग व्यय के नाम से जानते हैं। जैसे एक परिवार में रहने वाले लोगों की आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान इत्यादि, किराया, समझ रहे, वेतन मजदूरी इत्यादि, क्या जरूरत नहीं होगी लोगों को परिवार में, ये बताइए आप, कपड़े, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इन सबको खरीदने के लिए, इन सब की मांग को पूरा करने के लिए क्या लगेगा, खर्चा लगेगा, उसी को कहेंगे घरेलू उपभोग मांग। तो क्या लिखेंगे आप लोग, घरेलू उपभोग मांग को घरेलू उपभोग खर्चे भी कहा जाता है या व्यय भी कहा जाता है। ठीक है, देश में रहने वाले जो निवासी परिवार होते हैं, उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो व्यय किया जाता है, उस व्यय को ही घरेलू उपभोग मांग कहा जाता है। ये खर्चे हैं रोटी कपड़ा मकान किराया मजदूरी वेतन फर्नीचर मोबाइल टीवी एटसेट्रा। तो इन सब पर जो व्यय किया जाएगा उसको कहेंगे क्या, उसको क्या कहेंगे, घरेलू उपभोग मांग या खर्चा। मांग मतलब खर्चा। तो आप लोग सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इंग्लिश वाले में, ठीक है। अच्छा, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, गौर से सुनो, इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। किसको, घरेलू उपभोग मांग को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, सी से। तो आप ये भी लिख सकते हैं, घरेलू उपभोग मांग को सी से प्रदर्शित किया जाता है, ये भी लिखना। इज दैट क्लियर? अब इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, वेरी सिंपल, हाउस होल्ड कंजप्शंस डिमांड आर एक्सपेंडिचर रिफर्स टू दैट द एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन द डेली नीड्स ऑफ द रेसिडेंस। ठीक है, रेसिडेंस लाइक नीड ऑफ रोटी क्लॉथ हाउस रेंट इट्सेट्रा। इट्स सो, ये जो हाउस होल्ड डिमांड है इसको कैसे शो करते हैं, इट्स सो द सी, इसको कैसे पूरा शो करते हैं, सी से। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, which expenses are spent on the family's needs,
families needs, residence families needs. This type of expenditure is called household demand or expenditure. The household demand is represent the symbol of C. Symbol of C. इसे C के प्रतीक चिन्ह से दर्शाते हैं. Is that clear? लिख पाएंगे कि नहीं जल्दी बताइए आप लोग. ठीक है, 101% आएगी तो आएगी, 100% आएगी एग्जाम में, यही से एक क्वेश्चन आएगा. अब चलो, इन्वेस्टमेंट डिमांड किसे कहते हैं, विनियोग मांग किसे कहते हैं. तो अब विनियोग मांग क्या होती है, देखिए क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा. नई पूंजी संपत्तियों के निर्माण पर जो व्यय सरकार द्वारा किया जाता है. ठीक है, सरकार कुछ नई पूंजी की संपत्ति खरीदती है, जैसे जो भी खरीदना है, उसको भवन खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, XYZ जो भी खरीदना है, नई पूंजीगत संपत्तियों को खरीदने में जो व्यय किया जाता है, उस व्यय को विनियोग मांग. बड़ा पैसा लगेगा, बड़ा, इससे ऊपर वाले में छोटा लगेगा. अबे रोटी कपड़ा मकान ऐसे ही मिल जाएगी, पर यहाँ पर विनियोग मांग है, थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा, इसलिए पूंजीगत मांग यहाँ पर पूरी होगी. ठीक है, तो किसे कहेंगे अपन लोग विनियोग मांग. विनियोग मांग किसे कहेंगे, बहुत ही अच्छे से समझिएगा आप लोग. ठीक है, नई पूंजी संपत्ति के निर्माण पर जो व्यय किया जाता है, उस व्यय को ही हम विनियोग मांग कहते हैं. जैसे मशीन, भवन, कच्चा माल इत्यादि. अब मशीन, भवन, कच्चा माल इत्यादि कौन खरीदेगा, साहसी कौन होता है, इंटरप्रीनियर कौन होता है, व्यवसाय चलाने वाला. जब वो व्यवसाय चलाएगा तो क्या उसको मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या उसको भवन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या उसको कच्चा माल की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो इन सब चीजों को वो क्या करेगा, खरीदेगा, और उन पर क्या करेगा, व्यय करेगा. तो जो व्यय होगा वही क्या कहलाएगा, घरेलू मांग, सॉरी विनियोग मांग, या फिर कहलाएगा इन्वेस्टमेंट डिमांड, या फिर विनियोग खर्चे, या फिर विनियोग व्यय. देखो भाई, डिमांड को व्यय भी कहा जा रहा है, कंफ्यूज मत होना. अगर चेंज होके आ गया तो तुम जानो कंफ्यूज होगी, तुम्हारी हेडेक मेरी हेडेक नहीं. ठीक है, विनियोग मांग किसे कहते हैं, अब बहुत ही अच्छे समझिएगा. एक साहसी के द्वारा निजी तरीके से, साहसी यानी कौन, उद्योग को चलाने वाला, इंटरप्रीनियर. ठीक है, जब एक साहसी के द्वारा निजी तौर से नई पूंजी संपत्तियों का क्रय किया जाता है, तो क्रय करने पर जो व्यय होता है उसे ही विनियोग व्यय के नाम से जाना जाता है. विनियोग व्यय को आय से प्रदर्शित किया जाता है. विनियोग व्यय को आय से प्रदर्शित किया जाता है. ये नई पूंजी संपत्ति होती है, भूमि, भवन. ठीक है, भूमि, भवन, कच्चा माल, मशीन इत्यादि को खरीदता है साहसी, निजी तौर पर खरीदता है, उसको अपन कहते हैं विनियोग. अब समझ में आ गई. जब एक साहसी निजी तौर पर नई पूंजी संपत्तियों को खरीदता है, जैसे भूमि, भवन, मशीन, कच्चा माल इत्यादि, तो उन पर जो व्यय होता है, उस व्यय को ही क्या कहा जाता है, विनियोग मांग या विनियोग व्यय कहा जाता है. इसे आय से प्रदर्शित किया जाता है. आप लोग के लिए मैंने पूरा बना दिया, आपको कुछ नहीं करना, समझना वहां से. ये देख लो, इट इम्प्लाइज एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन of new capital assets like machineries, building, raw materials, etc. by private entrepreneurs. किसके द्वारा खर्च किया जाता है, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है, by private entrepreneurs. It's so on I. And I is called investment demand. The investment, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, the investment demand is also known as investment expenditure, which expenditures are spent by the private entrepreneurs by purchasing the machines, buildings, raw materials, etc. This type of expenditure is called investment expenditures. Is that clear? या फिर expenditure या फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड. इज दैट क्लियर? आप अपने तरीके से लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं कि वे यही लिखेंगे. अरे इन पे दिमाग लगाओ. न्यू कैपिटल एसेट्स को क्या कर रहा है, वो परचेस कर रहा है, उनका निर्माण कर रहा है, उनका क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, उनको खरीद रहा है. ठीक है ना. तो न्यू कैपिटल एसेट्स पर जो व्यय होगा उसको क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट डिमांड. समझ गए कि नहीं आप, या इन्वेस्टमेंट
एक्सपेंडिचर। आपको कीवर्ड याद रखना है न्यू कैपिटल एसेट्स, न्यू कैपिटल एसेट्स। और कौन करेगा? प्राइवेट इंटरप्रीनियर। और इसे काय से शो करेंगे? आई से शो करेंगे। अगले चलते हैं अपन सरकारी मांग या व्यय। सरकारी मांग या व्यय इसको कहेंगे गवर्नमेंट डिमांड और एक्सपेंडिचर। भैया समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं और उनकी बहुत सारी क्या होती है? डिमांड होती है और आवश्यकताएं होती है, तो वो सरकार के द्वारा पूरी की जाती है। तो क्या लिखेंगे इसमें? सामाजिक मांग या व्यय। देखो सरकारी मांग को सरकारी व्यय के नाम से भी जाना जाता है। समाज में रहने वाले लोगों की अर्थात समाज की सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो व्यय सरकार द्वारा किया जाता है उसको सरकारी मांग या सरकारी व्यय कहा जाता है। ठीक है। और उसके लिए वो उपभोक्ता या पूंजीगत वस्तु खरीदता है। कौन? सरकार। अब उपभोक्ता की वस्तु क्या है? अब भाई सरकार उनके लिए मान लो समाज में कुछ भी खरीद रहा है, स्कूल खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? स्कूल खरीद रहा है, स्कूल बना रहा है, उनके लिए पार्क बना रहा है, उनके लिए रहने के लिए घर बना रहा है, मतलब ये उपभोक्ता की वस्तु है। या फिर उनको राशन दे रहा है, गेहूं दे रहा है, चावल दे रहा है, अरे यार ये उपभोक्ता की वस्तु हो गई। ये सरकार द्वारा दिया जा रहा है ना, तो सरकार द्वारा दिया जा रहा है कि सरकार इस पे व्यय नहीं करती होगी? व्यय करती होगी। इज दैट क्लियर? अब पूंजीगत वस्तुएं क्या हो जाएंगी? बड़ी बड़ी चीज बना के देगा वो, अनाथालय बनाकर दे दिया, या एक कंपनी खोल दिया, एक इंडस्ट्री खोल दिया गरीब लोगों के लिए रोजगार देने के लिए। तो उनकी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है उसको उसी को कहते हैं सरकारी मांग या फिर सरकारी व्यय। अब समझ में आया? क्या लिखेंगे? सरकारी मांग को सरकारी व्यय के नाम से भी जाना जाता है। समाज में रहने वाले लोगों की अनेक सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार उपभोग या पूंजीगत वस्तुओं को खरीदती है और उस समय वो जो व्यय करती है उस व्यय को ही सरकारी व्यय या सरकारी मांग कहा जाता है। और सरकारी मांग को जी से प्रदर्शित किया जाता है। सरकारी मांग को जी से प्रदर्शित किया जाता है। आप लोग क्या लिखेंगे? इट इंप्लाइज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स टू मीट और सेटिस्फाई कॉमन नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इट्स कॉल्ड गवर्नमेंट डिमांड और एक्सपेंडिचर। द गवर्नमेंट डिमांड और एक्सपेंडिचर्स आर सो द जी। समझ गए? हाँ सर। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा नहीं लिखना है तो भगाओ यार, कैसे लिखोगे? गवर्नमेंट डिमांड इज आल्सो नोन एज अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है। द गवर्नमेंट्स आर परचेज टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स फॉर द सोसाइटी पर्सन। So this type of expenditure is called government expenditure. The government demand are represent the symbol of G. Symbol of G. आप अपने तरीके से लिखें भाई, ठीक है? ठीक है। आप लोग घर जाके आंसर लिख नहीं रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आप अपने तरीके से देख लो जैसा करना है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, कुछ तो देने नहीं है। ठीक है। शुद्ध निर्यात नेट। अब शुद्ध निर्यात किसे कहते हैं? ठीक है। शुद्ध निर्यात किसे कहते हैं? बहुत अच्छे समझो। जब निर्यात में से आयात की राशि को घटा दिया जाता है तो फलस्वरूप जो राशि बचती है उसे ही कहते हैं क्या? शुद्ध निर्यात। फलस्वरूप जो बचता है उसे कहते हैं क्या? सिंपल सिंपल सिंपल, ज्यादा टेंशन भुगत के लेने नहीं है। शुद्ध निर्यात किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छे से समझिएगा। शुद्ध निर्यात जब निर्यात में से आयात की राशि को घटा दिया जाता है तो फलस्वरूप जो प्राप्त होने वाली जो मद है उसे ही हम शुद्ध निर्यात कहते हैं। इसकी मीनिंग हो गई खत्म। आप लोग क्या कहेंगे? क्या लिखेंगे आप लोग? नेट एक्सपोर्ट। तो क्या लिखेंगे? व्हेन द प्रोसेस इन विच प्रोसेस द इंपोर्ट अमाउंट इज डिडक्ट बाय द एक्सपोर्ट, सो इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। बन पाएगा भाई साहब? हाँ सर। चलिए अब आते हैं अपन अगला टॉपिक, उपभोग प्रवृत्ति। उधर समझ में आ गया? समग्र मांग पूरा समझ में आएगी? पक्का? 100%।
चलो अब आगे देखो, अब है उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग प्रवृत्ति का मतलब कंज्यूम प्रोपेंसिटी। अब कंज्यूम प्रोपेंसिटी किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे समझिएगा। उपभोग प्रवृत्ति का मतलब तुम समझते होंगे, उपभोग यानी खाना, कंज्यूम करना, किसी वस्तु को खरीद के उसका उपयोग करना। प्रवृत्ति यानी अपनी तो होती है प्रवृत्ति, कभी ज्यादा खरीदते हैं कभी कम प्रवृत्ति। इज दैट क्लियर? तो उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे समझिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है। वितरण योग्य आय तथा उपभोग के बीच में जो संबंध होता है उसे ही हम कहते हैं उपभोग प्रवृत्ति। ये कीवर्ड लिखे हैं, इनके हिसाब से ही तुम्हें आंसर बनाना है। बड़ याद रखना है, वितरण योग्य आय और उपभोग, दो चीज, वितरण योग्य आय और या फिर आय और उपभोग, आय और, पर वो आय कौन सी होना चाहिए, वितरण योग्य। तो क्या लिखेंगे, वितरण योग्य आय और उपभोग के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को ही उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड कंजप्शन, द रिलेशनशिप इज कॉल्ड कंज्यूम प्रोपेंसिटी। इज दैट क्लियर? सिंपल तरीके से लिख दिया मैंने आपके लिए पूरा, ठीक है। ये देखो लिखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्पोजल इनकम। अबे डिस्पोजेबल का मतलब वितरण, नहीं समझ में आ रहा तो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, अरे वितरण यार, अपना लॉजिक लगाओ। डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजप्शन इज टर्म एज अ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। इट्स सो द C इक्वल A प्लस B बाय, तुम लोग भी लिखोगे हिंदी वाले भी, ठीक है। इसे C बराबर A प्लस B वाई से प्रदर्शित किया जाता है। इज दैट क्लियर? आप भी लिखेंगे हिंदी वाले, ठीक है। वितरण योग्य आय और उपभोग के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को ही उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। उपभोग प्रवृत्ति को निम्न सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है, C इक्वल A प्लस B वाई। इज दैट क्लियर? आप लोग भी लिख लेंगे इंग्लिश वाले। अब उपभोग प्रवृत्ति के प्रकार बताओ। यहां से एक क्वेश्चन आ रहा है, 100% गारंटी। अब देखो यहां से एक आ रहा है, देखो कितने ढूंढना अपन को, 3 ढूंढना है। एक यहां से आ गया, दूसरा अब यहां से आ गया, दूसरा यहां से आ गया। 100% ना ऐसा हो नहीं सकता। 2 हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए। एक और सर्च करना है, अपना काम होता है खत्म, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, उपभोग प्रवृत्ति। अगर इनके फार्मूले याद है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनको कर सकते हैं। ट्रिक से लिख दिया हूं मैंने, कहीं नहीं मिलेगी आपको ये ट्रिक से लिख दिया हूं, आप अच्छे से देख लें। उपभोग, औसत उपभोग प्रवृत्ति सबसे पहला प्रकार उसका, जिसको एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम कहा जाता है, और इनका शॉर्टकट होता है APC। और हिंदी वाले भी यही लिखेंगे, APC। हिंदी में नहीं लिखेंगे, वो समझ में आ रहा है कि नहीं। APC बराबर C बटे बाय, APC बराबर C बटे बाय। C बटे बाय का मतलब होता है संबंध, संबंध का मतलब होता है अनुपात, संबंध का मतलब होता है अनुपात। अरे जो भाग में होती है उसको अनुपात कहते हैं, जो भाग में होती है उसको क्या कहते हैं, अनुपात, या उसको बोल दो डिवाइड है, इससे डिवाइड है। इज दैट क्लियर? तो APC इक्वल C अपॉन वाई, ठीक। तो C क्या है, हिंदी में C क्या है, कुल उपभोग, टोटल कंजप्शन। अच्छा वाई क्या है, कुल आय। वाई क्या है, कुल आय। अब हो गया काम खत्म यार, खत्म। आंसर कैसे लिखोगे, अभी जो लिखा है बे, अभी इसके हिसाब से लिखना है भाई, ठीक है। APC किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे समझो, ठीक है, ठीक है। उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, क्वेश्चन ऐसा आएगा। गौर से सुनो, गौर से सुनिए आप लोग, कैसा लिखेंगे, कुल उपभोग, कुल और कुल आय, कुल उपभोग कुल आय के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को ही औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है, APC बराबर C बटे बाय। स्पष्टीकरण, C बराबर कुल उपभोग, बाय बराबर कुल आय। बस बात हो गई खत्म। हिंदी वाले या ऐसा लिखेंगे, कुल उपभोग और कुल आय का जो अनुपातिक संबंध होता है, कुल आय और कुल उपभोग और कुल आय का जो अनुपातिक उपभोग होता है, जो अनुपातिक संबंध होता है, उस अनुपातिक संबंध को ही औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसे निम्नलिखित सूत्र से प्रदर्शित किया जाता
है। और वो सूत्र आप ये लिख देना। फिर सूत्र का क्या लिखेंगे? स्पष्टीकरण भी लिखना पड़ेगा कि एपीसी बराबर औसत उपभोग प्रवृत्ति लिखना पड़ेगा तुमको। एपीसी बराबर औसत उपभोग प्रवृत्ति।